Okay. In the last lecture, we had seen that there are two kinds of reactions. One is reversible, other is irreversible. Reversible reaction can take place in both directions. And that is the reaction which we are going to study in the detail. When reversible reaction starts, it can be started actually from the both sides. And it can achieve equilibrium after some time. And this equilibrium is dynamic equilibrium. Because at equilibrium motion is there, means reaction has not stopped, but the overall change is not there. Overall change नसल्यामुळे त्याला आपण इक्विलिब्रियम म्हणतो, परंतु रिएक्शन सुरूच असतात दोन्ही साइडला, त्याला आपण डायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणतो. ऍट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. हे अतिशय महत्वाचं आहे. दुसरं, रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल असतं नाही, इक्वल नाही, इक्वल असूही शकते नसूही शकते, पण कॉन्स्टंट असते. आणि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 असते. हे गिब्स फ्री एनर्जी आहे, थर्मोडायनामिक्स मध्ये कळणार आहे आपल्याला. मग केमिकल इक्विलिब्रियम तर आपल्याला बघायचंच आहे, परंतु काही फिजिकल प्रोसेसेस आपल्याला बघायचे आहेत की त्यांच्यामध्ये पण इक्विलिब्रियम असते. सो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर. तो यहां पे क्या होगा, पहला इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं. देखिए आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आइस है ये इतना, और इस आइस के कांटेक्ट में वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस. इसका मेल्टिंग पॉइंट है आइस का यानी वाटर का. तो दिस इज वाटर एंड दिस इज आइस. तो होता यह है कि जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो आपको दिखता तो ये है कि ये बिल्कुल ही एकदम शांत है, लेकिन ऐसा नहीं होता. ये आइस के मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे होते हैं. आइस के मॉलिक्यूल को वाटर में जाने को हम मेल्टिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? मेल्टिंग, या फिर इसको फ्यूजन भी कहा जाता है. मेल्टिंग या फिर फ्यूजन. और लिक्विड जब सॉलिड की तरफ आता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं. सो हमको पता होना चाहिए वेरियस टर्म्स. सो सॉलिड एंड लिक्विड are in equilibrium with each other at their melting point. This is very important. ये उनके melting point पर ही होता है. So they are in equilibrium with each other and the forward reaction is called melting and backward reaction is called freezing. और vice versa, अगर इधर liquid लोगे इधर solid लोगे तो ये backward हो जाएगी. ऐसे कोई forward और backward reaction ऐसे fix नहीं होती. लेकिन यहाँ पे मतलब दो अपोजिंग रिएक्शंस कौन सी है यहां पर? फिजिकल रिएक्शन मेल्टिंग यानी फ्यूजन एंड दूसरी फ्रीजिंग. तो इधर जाने का रेट और इधर जाने का रेट सेम होता है इक्विलिब्रियम पर, यानी रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग एट इक्विलिब्रियम. दूसरा इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस में हमको देखने को मिलता है, वो होता है कोई लिक्विड है और इसको ये ढक दिया गया हो और उसके वेपर्स यहां पे है. तो लिक्विड ऊपर जाते रहता है और ये वेपर्स भी नीचे आते रहते हैं और कुछ देर में ये इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं. तो लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स, या फिर गैस भी बोला जाता है इसको, एक्चुअली वेपर्स कहना चाहिए. और वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. लिक्विड के वेपर में जाने को हम कहते हैं इवेपोरेशन. ये आपको पता होना चाहिए ये टर्मिनोलॉजी, इवेपोरेशन. और वेपर के इधर आने को क्या कहते हैं, मुझे एक बार चैट करके बताइए. आपको पता ही होगा. कम ऑन. ओके, कंडेंसेशन कहा जाता है, आपको पता है सब लोगों को, तो यही आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज कंडेंसेशन. और आप क्या किया करो, आंसर प्राइवेटली किया करो बेटे, एवरीवन मत करो. वहां पे रिस्पॉन्ड करना होता है, प्राइवेटली करो, जिससे कि सभी को आएगा, एक दूसरे का देख के नहीं बोलेंगे कोई. तीसरा इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस, ये देखिए सबसे पहले इवेपोरेशन, और ये जो कंडेंसेशन है ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर. लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट पर ही होता है. उसके बाद हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस. जो फिजिकल इक्विलिब्रियम हमको दिखता है वो है सॉलिड और गैस में. ये यूजुअली हमको दिखता नहीं है लेकिन होता है. मतलब ये सॉलिड यहाँ पे रखा हुआ है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है
और इसको अगर एक कंटेनर में डालो तो ये गैस नीचे भी आता है, जैसे कि नैप्था बॉल्स, कापूर जिसे हम कहते हैं, कापूर, राइट। तो ये जो होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में जाते हैं। तो सॉलिड से गैस में जाने को हम कहते हैं सब्लिमेशन, यह हमने देखा है। और गैस का सॉलिड में आने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन, या फिर इसको हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है सॉल्यूशन के अंदर। देखिए ठीक से, जो सोल्यूट है, अब अगर बहुत ज्यादा सोल्यूट डालोगे आप इसके अंदर, बहुत बहुत डालोगे तो ये पहले सैचुरेट हो जाएगा, और उसके ही बाद अगर आप डालोगे सोल्यूट तो ये सोल्यूट नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कुछ सोल्यूट तो आपका इस सॉल्यूशन के अंदर है और कुछ सोल्यूट यहां पे डिपॉजिट हुआ है, इसको क्रिस्टलाइज हुआ है ऐसे भी कह सकते हैं, बस समझ लो। लेकिन ये यहां पे नहीं रहते, और अंदर वाले जो है इन्हें डिजॉल्व्ड कहते हैं, डिजॉल्व्ड, क्रिस्टलाइज्ड कहते हैं इनको। ये क्रिस्टलाइज हुए हैं, ये डिजॉल्व हुए, मतलब घुले हुए हैं। क्रिस्टलाइज वालों को दूसरा एक वर्ड होता है प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड मतलब ये प्रेसिपिटेट हुआ है और ये घुला हुआ है। तो ये शांत नहीं बैठते, ये क्रिस्टलाइज वाले अंदर चलते हैं, और ये जो अंदर डिजॉल्व है ये भी क्रिस्टलाइज होते हैं। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस एक समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेन करती है, और तब इन दोनों का रेट सेम होता है। तो ये जो आपका सॉलिड है, सोल्यूट, जो कि कहां है, सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब इसको डिजॉल्व्ड सोल्यूट कहेंगे। और दूसरा सोल्यूट आपका कहां है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है। तो इन दोनों के बीच एक प्रोसेस चलती है, इधर से इधर जाने को हम कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन से इधर जाने को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन, या फिर प्रेसिपिटेशन। और इसके उल्टे प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। तो आपको ये जो भी प्रोसेसेस फिजिकल बताई है उनके नाम पता होने चाहिए। मेल्टिंग मतलब क्या, फ्रीजिंग मतलब क्या, और ये भी किसी भी टेम्परेचर पर होती है, राइट। सिर्फ एक ही प्रोसेस है सॉलिड लिक्विड की, जो कि आपकी मेल्टिंग पॉइंट पर होती है। तो आपको पता होना चाहिए डिसोल्यूशन मतलब क्या, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, इवापोरेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, डिस्पोजिशन क्या है, फ्यूजन क्या है, फ्रीजिंग क्या है। अब हमको इसके बाद देखना है, ये तो हो गई फिजिकल प्रोसेसेस। अब हमको केमिकल प्रोसेसेस में केमिकल इक्विलिब्रियम को देखना है, जो कि हमारे इस चैप्टर का केमिस्ट्री वाइज एक्चुअली शुरुआत होती है। ये फिजिकल प्रोसेसेस भी केमिस्ट्री में होती है, लेकिन ज्यादा अभी हमको केमिकल प्रोसेसेस पर ध्यान देना है। याद रखो, भले ही इसका नाम केमिस्ट्री है, लेकिन इसमें कई फिजिकल फिनोमेनन को स्टडी किया जाता है। बॉइलिंग, प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये सभी फिजिकल प्रोसेसेस है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर ट्रांसफर होता है उसे हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, AA BB गिविंग CC प्लस DD। मान लीजिए ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है, आपको पता है इसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, इन्हें रिएक्टेंट, इन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। आपको यह भी पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में देखा ही है। किसी भी सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होती है यूजुअली किसी मीडियम में होती है। मान लीजिए वाटर मीडियम है, इसमें हमने A और B को डाल दिया तो वो C और D में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। अब मान लो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है मोलैरिटी ऑफ A। इसको हम ऐसा लिखते हैं समझने के लिए, क्योंकि मोलार मास को हम ऐसा लिखते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी ऑफ A, या फिर इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, या फिर इसको एक्टिव मास ऑफ A भी कहा जाता है। एक्टिव मास, ये एक पुराना वर्ड है, अब नहीं यूज किया जाता। मोलैरिटी को ही पहले एक्टिव मास कहा जाता था। अब वैसे ही मोलैरिटी ऑफ B क्या होगी आपकी,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे कहेंगे एक्टिव मास ऑफ बी। वैसे ही एक्टिव मास ऑफ सी, वैसे ही एक्टिव मास ऑफ डी। वैसे तो मैंने बोला है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो इन दोनों के बीच कोलिजन होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो कोलिजन होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है गर्दी, घनता, राइट, भीड़। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटे उतनी ज्यादा कोलिजन होती है उसमें। तो सिंपल सी बात है, एक लॉ ऑफ एक्टिव मास बोल के है, लॉ ऑफ एक्टिव मास, उसके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, यानी मोलैरिटी, यानी कॉन्सेंट्रेशन, यानी भीड़। सिंपल सी बात है। अगर आप ये सॉल्यूशन देखो और इसमें है कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा, और दूसरा बी सॉल्यूशन ले लो आप, उसमें कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ऐसा है, तो मुझे बताओ मोलैरिटी कहां पर ज्यादा है, ए में या बी में? कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा है रिएक्टेंट का, बोलो। राइट, बी में। बी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो बी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे भीड़ ज्यादा है। तो मुझे बताओ कोलिजन भी यहां ज्यादा होंगे, टक्कर ज्यादा यहीं पे होंगी, टक्कर होगी तो रिएक्शन का रेट भी यहां ज्यादा होगा। इसीलिए लॉ ऑफ एक्टिव मास ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर यहां पे देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या क्या है, ए है और बी है, ए और दूसरा है बी, मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहां पे एक बात याद रखने जैसी वो ये है कि जो एक्चुअली लॉ ऑफ एक्टिव मास है वो थोड़ा गलत है, क्योंकि बाद में चल के दिखा, देखिए ठीक से दिखता हूं मैं, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन बाद में पाया गया कि रिएक्शन की दो टाइप्स होती है, एक होती है सिंपल रिएक्शन, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल को एलिमेंट्री भी कहा जाता है। तो सिंपल रिएक्शन बस वन स्टेप रहती है, एक ही स्टेप में होती है सिंपल रिएक्शन, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स होती है, मोर स्टेप्स, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। वन स्टेप यानी बस ए और बी एक दूसरे से टकरा गए, डायरेक्टली सी फॉर्म हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ए प्लस बी गिव्स डी, ऐसी अगर रिएक्शन है तो एक्चुअली ऐसी होती ही नहीं, होती ऐसी है, पहले ए प्लस बी, इनसे कोई सी फॉर्म होता है, सी फिर किसी ए से टकराता है और फिर डी फॉर्म होता है। मतलब ये दो स्टेप्स होके ये एक अकेली स्टेप मिलती है। मतलब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि 2 ये ले लिया मैंने, तो एक ये भी कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस बी गिव्स डी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स होती है। तो सिंपल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ एक्टिव मास अप्लाई होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर भी अभी तो हम सभी रिएक्शंस के लिए इसको मान लेंगे, उतना डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है आपको। बस आपको क्या याद रखना है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्चुअली इसके ऊपर यक्स ऐसा रहता था, मतलब कोई तो भी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट और उसके ऊपर कोई तो भी पावर, जैसे कि ग्रेविटेशन में होता है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन उसके ऊपर पावर होती है 2, तो वैसे इसके ऊपर कुछ तो भी पावर रहती है। अब वो जो पावर रहती है, अगर सिंपल रिएक्शन है, अगर रिएक्शन सिंपल है तो वो पावर रहती है ये, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, और रिएक्टेंट की पावर क्या रहती है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन की जो पावर है, रिएक्टेंट की पावर, वो होता है उसकी स्टोइकियोमेट्रिक
कोएफिशिएंट। तो इस लॉ ऑफ एक्टिव मास, इससे हम क्या लिख सकते हैं? फॉर दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसमें एक्चुअली दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड। पहले फॉरवर्ड को कंसीडर करो। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टेंट ए और बी है या सी और डी है, मुझे बताओ एक बार। उसके लिए रिएक्टेंट्स कौन है, ए बी या सी डी? कम ऑन। ए और बी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी है रिएक्टेंट्स। तो सिंपल सी बात है, फॉर दिस रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन पावर क्या होगी? उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और इसका बी है, राइट? इस तरीके से। लेकिन अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को निकालने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट आपको तो बाद में ठीक से लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो अभी अभी। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू ए इंटू बी रेस टू ए रेस टू बी लिखा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? पीछे की डायरेक्शन में एक रिएक्शन हो रही है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? KF की जगह पर इसके लिए हम लिखेंगे KB, उसका एक कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे ये की जगह पर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अब ये रिएक्टेंट बन गए, इसलिए मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू D। चलिए, यहां तक क्लियर है क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्लियर और नॉट क्लियर? कम ऑन, बोल दो एक बार, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर, गुड। शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सब स्पेलिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो यहां तक हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन आपको पता है कि जब ये रिएक्शन होती है, जब भी ये रिएक्शन होती है, तब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होता है। सो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, राइट? इसको मैं लिख सकता हूं F की जगह पर, इसकी जगह पर, दैट इज स्मॉल के। ये मैं इस तरीके से के निकाल रहा हूं ना, देखिए, ये के मतलब स्मॉल के, ये के मतलब कैपिटल के, क्योंकि अभी हमको इसको यूज करना है, इसलिए मैं इसको जानबूझ के ऐसा यूज कर रहा हूं। सो दिस इज स्मॉल, दिस इज कैपिटल। सो यहां पे KF A रेस टू A B रेस टू B इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड ये हुआ आपका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, KB, सॉरी यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, C रेस टू C मल्टीप्लाइड बाय D रेस टू D। अब इस KB को मैं इसके नीचे लाता हूं और इन दोनों को शिफ्ट करके, यहां पे इक्वल टू है, देखिए बेटा दिख नहीं रहा होगा, ये B और यहां इक्वल टू है। तो मैं अब शफलिंग क्या कर रहा हूं? इस बंदे को इसके नीचे ला रहा हूं और इन दोनों को इनके नीचे ला रहा हूं, राइट? तो आपको क्या मिलेगा? KF अपॉन KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C, उसके बाद इधर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू D, और नीचे ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू B। और ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट के रेशियो को मिला के बोलते हैं दूसरा और एक कांस्टेंट, जिसे कहा जाता है कैपिटल के। सो कैपिटल के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू B। और इस बंदे को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके अराउंड ये पूरा चैप्टर नाचता है। यही एक चीज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके अराउंड ये पूरा चैप्टर डांस करने वाला है।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये जो फॉर्मूला है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में कैसे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो है, रेशियो मतलब भागाकार है। किसका किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का गुणाकार, प्रोडक्ट का गुणाकार, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट raised to their stoichiometric coefficient, raised to their stoichiometric coefficient। और एक बार, equilibrium constant is the ratio of product of products and product of reactants, everybody raised to their respective stoichiometric coefficient, right? clear? ये भी समझा? समझा क्या? right। अब आपको इसको ठीक तरीके से लिख लेना है। मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन को बेटे। एक मिनट। तो आपको लिखना है कहां से? यहां से लिखना है। चलो लिखो, एक मिनट मैं जरा बड़ा करके दिखाता हूं यूट्यूब वालों के लिए। चलो लिखो।